नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल एक ऐसे राज्य जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय की। कभी वामपंथ का गडरा, फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का किला बना। लेकिन अब बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होता दिखाई दे रहा है। 69 वर्षों के लंबे राजनीतिक संघर्ष, वैचारिक टकराव और सत्ता परिवर्तन की प्रतीक्षा के बाद अब बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता में आ चुकी है। और सत्ता में आते ही जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य में राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। सरकार दावा कर रही है कि वह अपने चुनावी संकल्प पत्र के हर वादे को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। वही विपक्ष इसे वैचारिक एजेंडा और राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। सबसे पहले बात उन फैसलों की जिन्होंने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल सरकार ने सत्ता संभालते ही सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नियंत्रण के आदेश जारी किए। अवैध बूचड़खानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। स्कूलों में संपूर्ण वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया। सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों और नमाज को लेकर भी सख्ती निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा से जुड़े बड़े बदलाव और बड़े फैसले भी लिए गए। बंगाल बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सरकार का दावा है कि इससे अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस फैसले की हो रही है, जिसमें धार्मिक आधार पर चलने वाली योजनाओं को बंद करने की घोषणा की गई। इमामों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले भत्तों पर रोक लगा दी गई। बीजेपी इसे समान नीति बता रही है, जबकि विपक्ष इसे एक खास समुदाय के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है। इसके अलावा लंबे समय से चर्चाओं में रहे आरजीकर केस की फाइलें दोबारा खोलने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में जिन मामलों को दबा दिया गया था, अब उनकी निष्पक्ष जांच होगी। इसी बीच आयुष्मान भारत जैसे केंद्रीय योजनाएं जो केंद्र सरकार चलाती है, उन तमाम योजनाओं को बंगाल में लागू करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई। बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल की जनता को वो सभी सुविधाएं मिलेगी जो अब तक राजनीतिक टकराव की वजह से राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन राजनीति केवल फैसलों से नहीं चलती, राजनीति माहौल और संदेश से भी चलती है। और शुवेंदु अधिकारी की सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल अब भय नहीं बल्कि भरोसे की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। फाल्टा विधानसभा उपचुनाव की घटना इसका बड़ा उदाहरण बन गई। राजनीतिक चर्चाओं में कहा जा रहा है कि डायमंड हार्बर मॉडल से जुड़े चर्चित चेहरों और स्थानीय प्रभावशाली नेताओं के पीछे हटने से बीजेपी समर्थकों का मनोबल बढ़ा है। बीजेपी इसे जनता के बदलते विश्वास का संकेत बता रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रही है। बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा प्रतीकात्मक दृश्य उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श किए। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ द्वारा शुवेंदु अधिकारी को भगवा पटका पहनाने की तस्वीरें भी खूब चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल एक औपचारिक नहीं बल्कि एक वैचारिक संदेश मान रहे हैं। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि बंगाल अब सांस्कृतिक पुनर्जागरण की राह पर आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीति का ध्रुवीकरण बता रहा है। कोलकाता में दंगों और पुलिस थानों पर हमलों को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी खुद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और पुलिस को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सरकार ने 2021 के चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा और हत्याओं की फाइलें दोबारा खोलने का भी फैसला किया है। बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकार के दौरान राजनीतिक हिंसा को दबाया गया था
और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। इसी के साथ अब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता भी बंगाल में बढ़ती दिखाई दे रही है। कई पुराने मामलों की जांच तेज हो गई है और कुछ नेताओं पर कार्रवाई की खबरें भी सामने आ रही हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर लिया गया 145 एकड़ जमीन बीएसएफ को देने का फैसला भी काफी बड़ा माना जा रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि बंगाल बांग्लादेश सीमा से बरसों से अवैध घुसपैठ होती रही है, जिससे राज्य की जनसंख्या में बढ़ोतरी और सुरक्षा दोनों प्रभावित हुई है। सरकार का दावा है कि अब सीमा पर तेजी से फेंसिंग होगी और घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने महिलाओं और कर्मचारियों के लिए भी बड़े वादों पर काम शुरू कर दिया है। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है और सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले कथित यानी कट मनी नेटवर्क पर कार्रवाई होगी और अनधिकृत टोल नाके हटाए जाएंगे। इन सभी फैसलों के बीच बंगाल का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी समर्थक इसे नए बंगाल की शुरुआत बता रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह बदलाव वास्तव में विकास की राजनीति है या फिर वैचारिक ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़ता कदम। सबसे महत्वपूर्ण बात अब निकल के आता है वह यह कि बंगाल की जनता आने वाले समय में इन फैसलों को किस नज़र से देखती है। क्या जनता इसे मजबूत शासन मानेगी? क्या बंगाल में वास्तव में राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी? क्या विकास और सुरक्षा के दावे जमीन पर उतर पाएंगे या फिर यह पूरा बदलाव केवल राजनीतिक प्रतीकों और नारों तक सीमित रह जाएगा? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। वंदे मातरम की गूंज, जय श्री राम के नारे, सख्त प्रशासनिक फैसले और राजनीतिक टकराव, यह सब मिलकर बंगाल को एक नए राजनीतिक दौर की ओर ले जा रहे हैं। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि यह परिवर्तन अस्थायी साबित होगा या फिर बंगाल एक बार फिर किसी नए राजनीतिक मोड़ की ओर बढ़ जाएगा। आपकी क्या राय है कि क्या बंगाल में वास्तव में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।